हेलो एवरीवन। सो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हम, और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इसमें वॉल्डन इन्वर्शन हमने शुरू किया था, लेकिन आज इसको हम ख़त्म करेंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, इन्वर्शन में नहीं, एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर हमने देखा था क्या, अब इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। क्या थी? पोलारीमीटर का था। पोलारीमीटर क्या बताता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। बेसिकली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो अल्फा, जो एंगल की बात कर रहे थे हम, क्या वो कितनी डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, पोलारीमीटर हमें वो बताता है। तो लेकिन और हमने देखा था पोलारीमीटर किसके बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता, जैसे आइसोटोप्स के बीच में नहीं बता पाता था, लेकिन सिर्फ सिवाय किसके, एच और डी उसके लिए इक्वल नहीं थे। एच और डी के बारे में तो बता देता था कि वो क्या है, अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या था इसका मतलब, जैसे कि पी एच, एम ई, सी एल, एच, पी एच, डी, एम ई, एच, एम ई, सी एल। तो ये दोनों मॉलिक्यूल उसके लिए क्या होते थे, अलग होते थे। अगर इसका अल्फा निकालूंगी, अल्फा 1 बोलूंगी, और इसे अल्फा बोलूंगी, तो अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2 था, अगर एच डी की बात करें। लेकिन अगर हम बाकी सारे आइसोटोप्स की बात करें, जैसे कि I-127 और I-131, इनके बीच में वो नहीं बता पाएगा कि दोनों अलग है। मान लो इसकी जगह मैं I लगा दूँ, एक जगह I-121 लगा दूँ, एक जगह क्या लगा दूँ, I-131 लगा दूँ, 127 लगा दो, एक जगह Y-131 लगा दूँ, तो वो दोनों को क्या बोलेगा, सेम बोलेगा। ठीक है, उनकी सेम बताएगा। तो इसने क्या किया था वॉल्डन ने, वो देखते हैं। जैसे हमने कंपाउंड लिया, हमने लिया MEiNC6H13 और H। ये बताया था लास्ट टाइम कि C6H13 क्या है, मतलब वो स्ट्रेट चेन में कार्बन से और कुछ नहीं है, और कोई रोल्स नहीं है। और ये I कैसे 127 वाला है। हम कौन सा इस पर अटैक करवाएंगे, पीछे से SN2 करवाएंगे NaI से। 131 है ये वाला NaI, 131, और ये हमने लिया एसीटोन में। ठीक है, और यहाँ से हम अटैक, तो ये 131 है तो 131 पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, MEI-131, 131 आएगा इस पे। तो जो इस साइड था H वो यहाँ पे आ गया, और ये क्या बना, NC6H13। ठीक है, ये बना, और साथ में हमारा I-127 जो था वो निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्डन एक्सपेरिमेंट में, ये चल रहा था कि N इस पे हमने अटैक करा, ये करवाया। अब मान लो इसका कुछ अल्फा होगा, अब ये इसको क्या कर रहा है, अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल्स है जिनकी क्या है, मिरर इमेजेस है। अगर इसका अल्फा क्या है, प्लस एक्स है, प्लस एक्स डिग्री, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा, मिरर इमेजेस का अल्फा क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इनमें, -x डिग्री हो जाएगा ये। अगर ये टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा तो ये टूवर्ड्स राइट रोटेट करेगा। ठीक है, कब, जैसे इसके लिए ये, और अगर मैं बात करूं MEiHNC6H13, MEiHC6H13, मैं इनकी मिरर इमेजेस ले लूँ या इन दोनों की, या ये वाले जो है इन दोनों की मिरर इमेजेस ले लूँ, ये इनको सेम ट्रीट करेगा। ठीक है, वैसे इसके लिए ये दोनों इक्वल हैं, बस क्या आपस में मिरर इमेजेस हैं, तो इसकी अगर इसका अल्फा y है तो उसका अल्फा क्या होगा, -y। अब ऑल्दो क्या है, यहाँ पे I कितना है, 127, यहाँ पे I क्या है, 131। पर ये क्या है, पोलैरिमीटर में यही है कि ये वाले आइसोटोप्स क्या, हाइड्रोजन के अलावा जो भी आइसोटोप्स है उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो उसके लिए दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, बस क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो अगर एक का अल्फा प्लस एक्स डिग्री होगा तो दूसरे का अल्फा क्या हो जाएगा, -x डिग्री। अल्फा क्या था, ऑप्टिकल एक्टिविटी, बेसिकली एंगल होता है, ऑप्टिकल रोटेशन बोल देते हैं हम इसको, कि कितने एंगल से लाइट को रोटेट करता है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन बोल दिया। तो अगर क्या होगा, जब रिएक्शन हमारी पूरी हाफ कंप्लीट हो जाएगी, अगर रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई तो उस पर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल। ठीक है, तो अब हमारी सोल्यूशन का अल्फा क्या हो जाएगा, पूरा जो मिक्सचर है, जो सोल्यूशन वाला मिक्सचर है, उसका अल्फा क्या हो जाएगा,
क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। क्या होने वाला है ये हमारा, जब R इज इक्वल टू पी हो गया, ये कब हुआ, जब रिएक्शन हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाफ लाइफ बोल दो, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कि आधा रिएक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और हाफ रिएक्शन पे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की हमारी इक्वल हो गई है। तो रिएक्टिंग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की इक्वल हो गई, यानी कि प्लस एक्स वाला, ये जो प्लस एक्स वाली जो चीज़ है हमारी, जो अल्फा जो उसका प्लस एक्स है और अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये दोनों सेम अमाउंट में है। तो जब सेम प्लस और माइनस वाले जो आइसोमर्स होते हैं दोनों सेम अमाउंट में बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आती है, 0। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ाया इसमें डाउट, ये जो बच्चे लेट आए हैं, कुछ बोलो, क्या चीज़ नहीं समझ आई? नो मैम। पक्का? बाकी और सब, क्योंकि फिर इसके आगे जो समझाने वाली वो भी समझ नहीं आएगा, इसी की चीज़ जो बताने वाली हूँ। पूछ लो अभी जो भी है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो क्या था, हमने वॉल्डन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे और हमने क्या बोला था, पोलैरीमीटर, जो हमने इसमें पोलैरीमीटर के बारे में लिखा था, क्या वो क्या पहचान पाता है, ये लास्ट टाइम हमने लिखी थी चीज़। क्या बोलता है कि वो एच और डी को के बारे में, एच और डी को तो डिस्टिंग्विश कर पाता है, उसके लिए एच और डी इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर मैंने एक ये कंपाउंड लिया और अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, दोनों वैसे सेम है, बस इस एच की जगह क्या है डी, तो ये इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करेगा, क्योंकि एच और डी इसके लिए अनइक्वली है। तो ये इसको अलग मॉलिक्यूल बोलेगा और ये इसको अनइक्वल अलग मॉलिक्यूल बोलेगा, जो कि है भी अलग, एच और डी एक्चुअली में अलग है। तो इसके लिए जो अल्फा 1 होगा वो अल्फा 2 के इक्वल नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स अलग है तो ऑप्टिकल रोटेशन भी अलग होगी, तो अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला था, ये सिर्फ इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है, लेकिन कोई और आइसोटोप्स आ गए तो उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो जैसे I-127 और I-131 के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो जैसे इसके लिए ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या है, इसके लिए सेम है, बस ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि मिरर इमेजेस तो हैं। I-1 जैसे ये ने इसकी तरह ट्रीट करेगा, ये मॉलिक्यूल बनाया, इसमें मैंने I लिया और इसकी मिरर इमेज बनाई ये, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, बस एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, और यहाँ पे I भी एक्चुअली में सेम है। अब ये मॉलिक्यूल की बात करूँ इस वाले की, और इस वाले की बात करूँ, तो ये भी आपस में क्या है, ये सेम नहीं है, क्योंकि इनमें I क्या है, I इसमें 127 वाला है, इसमें I-131 है, लेकिन पोलैरीमीटर हमारा डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता ये चीज़, उसके लिए दोनों सेम है, बस क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस है तो अगर एक का अल्फा प्लस बताएगा तो दूसरे का अल्फा क्या बताएगा, -x, क्योंकि अगर वो मिरर इमेजेस है तो बस। ठीक है, इतना पार्ट ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो एक का अल्फा प्लस एक्स है, एक का माइनस एक्स हो गया। अब क्या है, जब रिएक्शन हमारी आधी कंप्लीट हो गई है, आधी कंप्लीट यानी कि हमारा रिएक्शन आधा, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं पोलैरीमीटर के लिए, तो अगर इसका अल्फा प्लस एक्स था, इसका अल्फा माइनस एक्स है, और दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यानी कि क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर, मिरर इमेजेस, जो कि दोनों आपस में 50% प्रेजेंट है, दोनों एक 50% प्रेजेंट है, दूसरी 50% प्रेजेंट है, यही क्या होता है, यही होता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक आधा रिएक्टेंट हमारा राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, तो आधा वो जो प्रोडक्ट जो बना है वो उसी राइट को क्या लेफ्ट की तरफ रोटेट वापस से, हाँ, अगर एक राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, तो हमारी जो एक्चुअल जो रोटेशन है वो 0 हो जाएगी। कोई जितना वो रोटेट हुआ राइट की तरफ, वो जितना, अगर वो यहाँ था अब वो राइट की तरफ हुआ तो इसने वापस से इसे यहाँ पे कर दिया, तो एक्चुअल रोटेशन तो लाइट की यही रही, कुछ मतलब 0 रही, कोई रोटेशन नहीं हुई। तो रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कब था, हाई, ये था हाफ पे। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे हम R1, कि पूरी रिएक्शन की स्पीड क्या है, ये है, ठीक है, से R1 हमने बोल दिया, तो रेट ऑफ रेसिमाइजेशन क्या होगा, अब देखो रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, रेसिमाइजेशन, रिएक्शन जब आधी कंप्लीट हो गई है उस टाइम पे रेसिमाइजेशन हमारी क्या हो गई है, पूरी हो गई है, ये समझ लो। यस मैम। अगर मेरी रिएक्शन इतने टाइम में हुई है पूरी, तो इतने टाइम में मेरी क्या हो गई है, रेसिमाइजेशन पूरी हो गई है।
और इतना टाइम क्या लिया है, पूरा रिएक्शन ने लिया है, और रेसमाइजेशन ने कितना टाइम लिया, इतना लिया है। अगर मैं इसको टाइम का एक्सिस टाइप बना दूँ तो यानी कि रेसमाइजेशन की स्पीड हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 2r बोल सकते हैं क्या। अगर ये r1 होगा तो इसको मैं 2r1 बोल देती हूँ, r बोल देती हूँ, r1 नहीं लगाती, बस r लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी रेसमाइजेशन हमारी रिएक्शन के कंपैरिजन में आधे टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। तो टाइम कम लग रहा है तो यानी कि स्पीड ज़्यादा, रेट स्पीड, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में मैंने इसको बोल दिया कि r है, तो ये क्या हो गया, इसका रेट 2r हो गया, ठीक है। तो बस एक चीज़ ये हमें याद रखनी है, क्या देखो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, अगर ये r1 था, ये r2 था, तो मेरा r2 क्या हो जाएगा, 2r1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं। रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम t लग रहा है और मेरा रेसमाइजेशन उसके हाफ टाइम में कंप्लीट हो जा रही है, जल्दी कंप्लीट हो जा रही है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं अगर टाइम कम लग रहा है तो हमारा रेट ज़्यादा हो गया, टाइम हाफ में कंप्लीट हो रहा है तो रेट ज़्यादा हो गया। तो ये जो r1 r2 था, जो रेट ऑफ रेसमाइजेशन था, ये कितना होगा, क्योंकि हाफ टाइम लगा है तो रेट भी इसका डबल हम बोल सकते हैं इसके कंपेरिजन में, तो r2 इज इक्वल टू 2r1। और अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात, रेडियो एक्टिविटी मतलब देखो ये क्या था, इसमें जो I-131 था ये था मेरा रेडियो एक्टिव, ये लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम। I-127 रेडियो एक्टिव नहीं है, I-131 रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी पूरी कब अटेन हो जाएगी, जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तब पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, पूरे के सारे जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं वो कैसे हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, वो R1 ही होगा, कि जितना टाइम रिएक्शन हो रही है लेने में उतना ही टाइम रेडियो एक्टिविटी भी होगी, क्योंकि रिएक्शन के साथ साथ ही रेडियो एक्टिविटी चल रही है एक तरीके से। जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट कैसा होता जा रहा है, रेडियो एक्टिव होता जा रहा है। तो रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। अभी टॉपिक कुछ नहीं है, टॉपिक अपने आप में बस ऐसे ही, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं पर इसका एप्लीकेशन नहीं है कहीं, क्या कहीं कुछ समझने में एप्लीकेशन हो। तो बस ये इतना ही टॉपिक है। तो क्वेश्चंस किस पे आ सकते हैं, क्या जैसे इन चीज़ों पे, कि ये इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ रही है, यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने SN2 रिएक्शन करी थी, तो हम फैक्टर्स मैम अफेक्टिंग, हाँ ये बोलो। मैम ये रिएक्शन SN2 है या फिर SN1? ये SN2 है, तो देखो फिर इसमें मैम इस इन्वर्जन हुई ना। मैम इसमें फिर T/2 हाफ हाफ नहीं होगा टोटल टाइम के? हाँ, क्या टी हाफ, मैम आपने कहा था कि रेट ऑफ रेसमाइजेशन टोटल टाइम का हाफ होगा। टाइम का नहीं है, रेट का, मतलब टाइम का हाफ, टाइम में कहीं कंपेयर, टाइम मैंने बोला था कि जितने टाइम में क्या हो रहा है, रेट पूरी रिएक्शन खत्म हो रही है उसके हाफ टाइम में रेसमाइजेशन हो जा रही है। मैम पर सेकंड ऑर्डर में तो टाइम हाफ की वैल्यू कुछ और होगी, हाफ टाइम। हाफ लाइफ की, तो सेकंड यस ऑर्डर मैम। रिएक्शन तो है ही नहीं है। अच्छा सेकंड देखो, उससे कंपेयर मत करो, बस ये यहाँ पे रहने दो। क्या ये SN1 है, तुम उसे सेकंड ऑर्डर बोल रहे हो और उसमें हाफ लाइफ निकाल रहे हो कुछ A0/2 करके, ऐसे करके बोल रहे हो ना। वो वाली चीज़ यहाँ के लिए भूल जाओ फिलहाल के लिए, इसको ऐसे ही पढ़ो, क्योंकि वरना फिर ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ये चीज़ में हम समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, है ये ऑर्गेनिक का पार्ट। इसको ऐसे याद रखो, उसने लाया कैसे, वो ऑब्जर्वेशन करके ये सारी चीज़ें लाया। क्या वाल्डन ने पोलैरिमीटर से जब लाइट पास करी तो ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। ये रिएक्शन वैसे SN2 है क्योंकि इसमें इन्वर्जन हो रही है देखा जाए तो। ऐसे तो रेसिमिक मिक्सचर हम किस में बोलते हैं, SN1 में बनता है, लेकिन वो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनता है। ये हम 50% का बोल रहे हैं कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तब जब रेसिमिक बनेगा। उससे मत कंफ्यूज करो, इसको ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। हमने जैसे SN1 में पढ़ा था वैसे ही हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। चलो फर्स्ट है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, जैसे वहीं पे पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड वही इसमें RX, ठीक है। तो CH3X, CH3 CH2X, CH3 CH CH3X,
CH3C CH3X, दिस यही होगा। इसमें तो बल्कि SN2 होगी ही नहीं, ठीक है। ये रिएक्टेंट दिख गया तो उसमें SN2 पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑर्डर वैसे ही होगा, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज करी थी, यहाँ पे भी अगर हम कर दे तो इफ बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेस तो SN2 का रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। हाँ, तो रेट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, SN2 डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पीछे से उसको स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी। सिंपल रीजन ये है इसमें, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल को आने की बेसिकली जगह नहीं मिलेगी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें रेट ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक की ग्रुप X और C डबल बॉन्ड CX। इसमें क्या SN1 होती है इन दोनों में? नो मैम। नहीं नो होती, मैम। क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो नहीं होती। और इसमें इस वजह से SN2 भी नहीं होती क्योंकि RX बॉन्ड तो दोनों में टूटता है, ठीक है। RX बॉन्ड दोनों में टूटता है और दोनों में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस वजह से इसमें SN2 भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो इसकी ट्रांजिशनल स्टेट होती है, जो हमने लास्ट टाइम जब ट्रांजिशनल स्टेट बना रहे थे इसकी, तो हमने क्या देखा था, दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ लगे होते हैं कार्बन के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बन रहा होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये X होता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है ना ट्रांजिशनल स्टेट पे, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल स्टेट को हम बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है ओवरऑल। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस देयर इज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज on transition state so in presence of electron withdrawing group the reaction becomes faster, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है हमारे ट्रांजिशन स्टेट में, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। इसके और भी रीजन है इस चीज का, द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ CH C डबल बॉन्ड O CH2X और CH3X, यहाँ पे जो कार्बोनिल है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, तो SN2 इधर ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका एक और रीज़न होता है कि C के जो ऑर्बिटल्स और इसके ऑर्बिटल्स होके ना, ये कुछ मर्ज होकर ऑर्बिटल कोफिशिएंट बना देते हैं, पर वो मत याद रखो, सिंपली बस ये चीज़ याद रखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और मोस्टली जो दिखेगा ना वो तुम्हें यहीं पे दिखेगा, जिस कार्बन से X लगा है उस कार्बन के साइड में लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो X क्या होगा, उसकी SN2 ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे एल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। तो अगर कुछ जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, किसका SN2 ज़्यादा होगा, फर्स्ट। फर्स्ट का, फर्स्ट। प्लस है इसमें कम है इस वजह से, ठीक है। सेकेंड की बात करूं, CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH3Cl और C डबल बॉन्ड O CH2Cl। तो 1 2 3 4, इसमें ऑर्डर बताओ। 4 1 2 3। एंड 4 1 2 3। हाँ 4 1 2 3, हाँ तो 4 वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें। Cl 1 2 3, इसमें बता दो। हम 1 3 एंड 2। हाँ 1 3 एंड 2, ये क्या है, एक तरीके से बेंजीन देख सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज SN1 में, तो हम क्या बोल रहे थे कि इस कार्बन पे क्या था, प्लस चार्ज अच्छा बन रहा था इस कार्बन पे, क्योंकि प्लस चार्ज बन रहा था, बेंजीन में क्या था, रेजोनेंस में था, तो वो प्लस चार्ज अच्छा था इस वजह से। यहाँ पे प्लस चार्ज का कोई रीजन नहीं है कि प्लस चार्ज अच्छा बने, यहाँ पे क्या देखना था हमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे बेंजीन का देखें तो बेंजीन यहाँ पे क्या लगा रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रही है, क्योंकि कार्बन sp2 है बेंजीन का, तो माइनस I उसकी ज्यादा होगी। चलो X
x और x, इसमें बताओ। मैम 2 1 3। हाँ 2 1 3, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है। डबल बॉन्ड इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि sp2 कार्बन है तो sp3 के कंपैरिजन में तो है। तो 2 फिर 1, और क्योंकि 3 क्या है, ये एकदम इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल। आए, इसमें बताओ। 1 2। मैम 2। एक सेकेंड, अब बताओ। मैम 2। 2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यस मैम। सही है ना, ठीक है, ओके चलो। इसमें बताओ। बताओ भाई जल्दी, इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है। 3 1 2 4। 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और लास्ट में 4 होगा, क्योंकि कार्बन कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन है, तो इस पे भी नहीं होती, ठीक है। ब्रिज हेड पे ना नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस भी है यहाँ पे ब्रिज हेड का, देखोगे, बाकी ब्रिज हेड पे हम नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट आते हैं। पहला तो हमने क्या देखा, पहला कौन अफेक्ट कर रहा है, पहला जो अफेक्ट करा था वो डिग्री, ये था क्या, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड देखते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है SN2 में, स्ट्रॉन्ग। पता है? हाँ स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, क्योंकि हमें क्या कराना होता है, हमें एट द सेम टाइम क्या न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, फिर Br माइनस निकलना शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसे एक अटैक करना है जो कि कार्बन पहले से इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। SN1 में क्या था, पहले पहले हम पूरा कार्बोकेटन बनाते हैं, पहले उसे गरीब बनाते हैं, फिर वो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, वहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करना होता है, तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी वो अटैक करेगा, तो इसलिए नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, ठीक है। तो ये तो है इसकी बात। थर्ड देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। SN2 में SN1 में कैसा सॉल्वेंट प्रेफर कर रहे थे हम, मैम पोलर पोलर प्रोटिक विद प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम प्रेफर कर रहे थे, इसमें हम प्रेफर करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसमें हम क्यों नहीं लेते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो हमारा जो था, जब हमने SN1 की बात करी, हमारे रिएक्टेंट्स में क्या था, बस RX था, उधर रिएक्टेंट्स में बस RX था। यहाँ पे जो बेसिकली जो रेट पे डिपेंड कर रहा था, X माइनस तो बाद में आता है, रेट पे तो डिपेंड जो कर रहा था वो RX पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन हमारा अगर मैं बात करूँ SN2 की, तो RX प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली तुम्हें नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल ही दिखेगा SN2 में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं हम, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज है, अभी चार्ज है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने क्या ले लिया, मान लो मैं पोलर ले लेती, तो पोलर तो इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्वेट कर देता न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। तो जो पोलर सॉल्वेंट के जो चार्जेस हैं वो उसको पॉजिटिव चार्ज, पोलर सॉल्वेंट में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, H+ आयंस होंगे, वो H+ आयंस इसको अच्छे से क्या कर देंगे, पूरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू सॉल्वेट कर देंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो सॉल्वेटेड हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका अटैक करना मुश्किल हो जाएगा।
इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल किसको कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को जबकि स्टेबल हमें नहीं रखना, न्यूक्लियोफाइल को तो हम चाहते हैं कि वो अटैक करे जल्दी, ठीक है। और जबकि ट्रांजिशन स्टेट हम देखेंगे, इसमें देखो वहाँ पे इंटरमीडिएट्स में क्या बनता था, पूरा कार्बोकेटाइन बनता था। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पूरी न्यूक्लियोफाइल, ये एक्स और ये जो 3 ग्रुप्स थे बाकी के, ठीक है। डेल नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसे चार्ज है, इस पे बस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव नहीं, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ट्रांजिशन स्टेट पे तो बस पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट्स में अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लेती तो वो किसको ज़्यादा स्टेबलाइज करता, हमारी रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करता, ठीक है। लेकिन हमें रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए किस चीज़ को स्टेबलाइज कराना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट को। तो पोलर प्रोडक्ट क्योंकि उल्टा स्टेबलाइजेशन देता, हमारी रिएक्शन को उल्टा स्लो कर देता वो, इस वजह से हमने पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया। यहाँ पे हम कैसे लेंगे, पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट लेंगे, जैसे DMSO, एसीटोन, ये सारे सॉल्वेंट्स लेंगे, ठीक है। हम वो क्यों नहीं ले रहे, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नॉन पोलर में क्या होता है, ये डिजोल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे क्या है हमारे पोलर ग्रुप्स हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो नॉन पोलर में हमें क्या दिक्कत मिलेगी कि डिजोल्व ही नहीं हो पाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। वरना नॉन पोलर में शायद ही ज़्यादा और अच्छा होता, पर उसमें डिजोल्व की प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं रेट देखना चाहूँ तो रेट इसका SN2 का पोलर ए प्रोटिक में सबसे ज़्यादा होगा। पोलर प्रोटिक में ये होगी लेकिन स्लो हो जाएगा इसका काफ़ी रेट, ठीक है। और सबसे कम किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्वेंट से हम मैकेनिज्म नहीं बदल पाते ज़्यादातर, कि हम मैकेनिज्म बदल दे कि हमने ये सॉल्वेंट लिया तो SN2 की जगह SN1 से होना लग जाए, ऐसा नहीं होगा। होगी SN2 से, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगी, पोलर प्रोटिक में स्लो होगी एज कम्पेयर टू इन पोलर ए प्रोटिक। तो हम पोलर ए प्रोटिक लेना प्रेफर करेंगे SN2 के लिए। ये चीज़ समझ आई? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। वो सेम ही है, क्या लीविंग ग्रुप तो अच्छा होना ही चाहिए दोनों केस में, वो हमने वहीं पे देख लिया था। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2। तो RI ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू RBR, एज कम्पेयर टू RCl एंड RF, ठीक है। क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है इन सब में, I- ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इसके अंदर, Cl MEO नेगेटिव K पॉजिटिव, तो एक ऐसी रिएक्शन, अभी MEO नेगेटिव में है तो एक ऐसी रिएक्शन देगा, SN2 देगा। O नेगेटिव आ गया, चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये, SN2 देगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा ये, ठीक है। SN1 में कभी भी ना ऐसे फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं दिखेगा। SN1 करानी होती है हम क्या डालते, MEOH डाल देते डायरेक्टली, लेकिन हम SN2 करा रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो MEOH और MEO के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है। तो अगर SN1 करानी होती तो हम ये डालते, SN2 करानी है तो हमने ये डाला, ठीक है। अभी हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, हमें जो रिएक्शन करानी है। अब हम देखते हैं और ये करेंगे, इसमें डालेंगे SH-, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर सॉल्वेंट, वेट, अगर मुझे SN1 करानी होती तो SN उसकी जगह में क्या डालती, K+, H2S। हाँ H2S डालती, ठीक है। और उस टाइम पे हम एक और चीज़ ध्यान देते, देखो मैं यहाँ पे MEOH तो बदल दे रही थी, लेकिन वो प्राइमरी पे भी नहीं होता, तब मुझे भी बदलना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना, SN1 प्राइमरी पे नहीं होती, SN2 किस पे नहीं होती, टर्शरी पे नहीं होती। PHHCl D सेम चीज़ डाली है। अब क्योंकि कायरल है तो ये SH यहाँ पे आ जाएगा, H हो जाएगा और ये D इन्वर्जन हो जाएगी हमारी, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये R है तो ये होगा S। नेक्स्ट देखते हैं, PHClHMeH वही जो पीछे हमने सेम चीज़ें डाली थी, SH वाला वही डाला है, H। अब किस कार्बन पे जो है लीविंग ग्रुप, वो Cl इस पे ही है, तो मेरा SH यहाँ पे आएगा क्योंकि इन्वर्जन होगी, MEHPH, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, मैम डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन है ये,
हम SN1 में क्या बोल रहे थे, दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे SN1 में हमें प्रोडक्ट तो एक ही मिलेगा, तो मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पूछा रिलेशन क्या है। तो ठीक है, बता लो इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों डायस्टेरियोमर्स हैं। चलो 5th, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वगैरह भी हमें नहीं करनी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा, तो जो जैसा हमें दिया हुआ है हमें एकदम वैसे लगा के लिख देना है सिंपली। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली CN बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पे। NCERT में है ये, उसे ही एक बार देखते हैं सही से। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, पहली है फिंकलस्टीन रिएक्शन। किसी को पता है फिंकलस्टीन में क्या होता है? AgF plus AgX plus RCl। Ag वाला जो है वो दूसरा है, वो भी हेलोजन एक्सचेंज है, पर वो स्वार्ट्स रिएक्शन है। फिंकलस्टीन में आयोडीन वाला होता है। देखो RX होता है, हम इसमें डालते हैं NaI एसीटोन और हमें मिल जाता है Ri। ठीक है, और ये इसमें क्या है, X है हमारा Cl या फिर Br हो सकता है। अब एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक या पोलर प्रोटिक? मैम पोलर पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मैंने कुछ बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का रिलेशन बताया था लास्ट क्लास में। क्या पोलर एप्रोटिक में आयन नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा? मैम अच्छा होगा। अच्छा होगा। सब अच्छा कहते हैं। सबको लगता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा आई नेगेटिव कैसा होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? किसी को कुछ Yes, और कहना ma'am. है? मैंने जो स्टार्टिंग में सॉल्वेंट पढ़ाया था वो सब बर्बाद। मैंने पढ़ाया था एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पढ़ाया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। FeCl, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है? F नेगेटिव, Cl No. नेगेटिव, ये Br है नेगेटिव। बेसिसिटी का ऑर्डर, यस मैम। ये था। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी था एक में सेम, और एक सॉल्वेंट में डिफरेंट था। तो किस सॉल्वेंट में डिफरेंट था? अगर तुम बोल रहे हो क्या आई नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और तुमने क्या बोल दिया इस वाले को पोलर एप्रोटिक बोल दिया, तो यानी कि पोलर प्रोटिक में आई माइनस सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल है, ये कहना चाह रहे हो? नो मैम। कुछ याद है क्या कराया था लास्ट टाइम? मैम पोलर प्रोटिक में आई नेगेटिव ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, पोलर प्रोटिक में आई नेगेटिव ज्यादा अच्छा था। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि हाइड्रेशन किसकी ज्यादा हो रही थी? F मैम नेगेटिव, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से पोलर प्रोटिक में F नेगेटिव सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल था। लेकिन अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूँ ना, जहाँ पे कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, वहाँ पे F नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर पोलर प्रोटिक की बात करी तो क्या था, F नेगेटिव सबसे बुरा न्यूक्लियोफाइल था पोलर प्रोटिक की। हाँ, तो F नेगेटिव सबसे बुरा न्यूक्लियोफाइल था। और पोलर ए प्रोटिक की बात करूँ तो I नेगेटिव सबसे क्या है, सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल है। पोलर ए प्रोटिक में क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है, कुछ हाइड्रेट तो हो ही नहीं रहे आयंस, तो F माइनस फ्री है जाके अटैक करने के लिए। I माइनस इस वजह से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो पोलर ए प्रोटिक में हमें क्या करवाना है, I नेगेटिव का अटैक करवाना है। और I नेगेटिव Cl माइनस, और निकलेगा क्या, Cl माइनस निकलेगा या Br माइनस निकलेगा RX में से। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है, ये पोलर न्यूक्लियोफाइल किस में अच्छा है, ये पोलर पोलर प्रोटिक में अच्छा है। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, पोलर ए प्रोटिक में F माइनस न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। ये चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में मैंने कल। ठीक है, तो NaI है। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे Cl माइनस या Br माइनस निकलवाना है और क्या लगवाना है, I माइनस लगवाना है। अब I माइनस क्या है, I माइनस इधर है वीक, और Cl माइनस कैसे है, Cl माइनस या Br माइनस I माइनस के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को क्या करवा सकता है एक्सचेंज, इवन दो Cl और उसका बॉन्ड R के साथ स्ट्रॉन्ग है? हो सकती है नो रिएक्शन? मैम। नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हमें रिएक्शन करवानी है,
तो हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्वेंट है इसका फ़ायदा भी मिलता है हमें। क्या हमने क्या लिया, हमने कुछ HI टाइप का सॉल्वेंट नहीं लिया यहाँ पे कि हम HI डाल दें और ये रिएक्शन करा दें, मतलब RX में HI डाल दें और अपनी ये वाली रिएक्शन करा दें। हमने NaI लिया, NaI लिया, जानबूझ के लिया। NaI क्या है, सॉल्ट है। ये सॉल्ट लेकिन क्या होता है, सॉल्युबल होता है हमारा एसीटोन में। ऑल्दो एसीटोन ज़्यादा पोलर नहीं है, एप्रोटिक पोलर है, लेकिन फिर भी ये वाला सॉल्ट कंपैरेटिवली सॉल्युबल है। लेकिन जब ये रिएक्शन होगी तब साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, या तो NaBr मिलेगा या NaCl बनेगा, ये दोनों मिलेंगे। और ये दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन एसीटोन होते हैं, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ये, तो फिर ये रिएक्शन मिक्सचर में रहते ही नहीं है। इस वजह से रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड ही जाती है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन एसीटोन प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसका रोल यहाँ पे ये है। एसीटोन क्या है, नॉन मतलब एप्रोटिक पोलर है, और उसमें क्या है, ये NaBr और NaCl जो अच्छे खासे आयनिक कंपाउंड्स है, बहुत ज़्यादा पोलर है। ये एसीटोन में क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर रहे ही नहीं, बाहर निकल गए सोल्यूशन से, आयनिक मतलब आयंस वाली फॉर्म में रहे ही नहीं। तो अब क्या हो गया, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो इस वजह से हम क्या कर पाते हैं, इसको रिप्लेस करवाते हैं I को, XCl और Br को रिप्लेस करवा पाते हैं I से, इवन दो पोलर एप्रोटिक में वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ठीक है, ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हमने क्या करवाया ये। अब फिंकलस्टीन है, अब देखो ये फिंकलस्टीन का काम कहाँ आता है काफ़ी जगह। जैसे क्या हो गया, ये रिएक्शन है मेरे पास PH HCl D, और मुझे इससे क्या बनाना है, PH HSH D, ये बनाना है मुझे। अब मैं ये ना SN1 से बना, मतलब ये क्योंकि SH है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मैं SN1 से, क्योंकि मुझे काफ़ी बार मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाता है तो मैं नहीं करवाती, हम नहीं करवा रहे उससे रिएक्शन। हम SN2 की बात करें, SN2 से करवाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाता है इसमें, और इसमें क्या हो रखी है, रिटेंशन हो रही है। तो हमें रिटेंशन प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें NaI डाल दें एसीटोन की प्रेजेंस में, I कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा HD, और अब यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, SH माइनस, एसीटोन डाल देंगे। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो काफ़ी बार इस तरह के रिएक्शंस कराने के लिए, जहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे ऐसे इनडायरेक्टली पहुँचाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेलोजन के अंदर ही क्या है, मतलब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें हमें फ्लोराइड्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, मतलब FRF बनाना है बेसिकली। तो ये हम कोई भी सॉल्ट डाल के इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो RX है और इसमें क्या डाला है, AgF सॉल्ट डाल दिया, तो ये RF बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, AgX। ठीक है, इसकी जगह में Hg2F2, काफ़ी सारे सॉल्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, COF2, काफ़ी सारे हैं, सब लिखा हुआ है इसमें। तो फ्लोराइड की तो सिंपल सी है, आयोडीन के लिए हमें ये सारे काम करने पड़े। ठीक है, तो ये थी SN2 का एल्काइल हैलाइड्स वाला, यहाँ पे खत्म हो गया। हमने SN2 ऑफ RX पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे SN2 ऑफ ROH। हमने SN1 पढ़ी थी ROH में, अच्छी खासी होती है। SN2 ROH में नहीं देखने को मिलती, बस बहुत लिमिटेड एल्कोहल से जिसमें ROH होती है। वो कौन कौन से है जिसमें SN2 होती है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहले तो ये देख लो कि रिएक्शन अगर होगी तो कैसी होगी। OH है, यहाँ पे क्या डाला है, HBr, और डाल दिया SN2, तो रिएक्शन सिंपली हमारी कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। किस किस में पॉसिबल है, COH, मतलब H हाइड्रोजन्स हैं इसमें। ठीक है, CCOH, COH एंड 4 दिस। तो इन सब में क्या है, इन सब में गिने चुने यही अल्कोहल्स है जिसमें हमारी SN2 हो रही होगी अल्कोहल्स में, वरना क्या होती है इसमें हमेशा SN1 ही हमें देखने को मिलती है। ये सारी प्राइमरी है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी वालों में ही हो रहा है, सेकेंडरी भी हो रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो SN1 ही करा रहा है, SN2 नहीं करा रहा। एक तो इस मेथड से हो जाता है, एक किस मेथड से हो जाता है, एक होता है विद PX3 PX5, इनको यूज करके भी हम बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो फर्स्ट है ROH, इसमें क्या डाला PX3, इससे हमें मिलता है RX प्लस H3PO3। अब देखो इसमें ना ये 3 ROH होते हैं और ये हमें 3 RX मिलते हैं।
सिंपली। और एक और जो रिएक्शन होती है ROH प्लस PCl। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? RX प्लस POX3 प्लस HX। इसका मैकेनिज्म देखते हैं जिससे, और ये भी देखेंगे कि किससे आप लोगों को थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट्स याद हो सकता है इसके, जिससे कंफ्यूजन में गलत ना करके आओ। देखो पहली जो रिएक्शन है फर्स्ट की लिख रहे हैं हम, RX था हमारे पास, नहीं RX था, ROH है, ROH है प्लस क्या है PX3 है, तो PXXX ये रख लिया। इसके पास है लोन पेयर्स, ये अटैक करेगा इस पे और यहाँ से एक X निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें H भी हटा के दिखा देती हूँ। तो क्या बनेगा हमारा ROH, चलो लगा दिया यहाँ पे प्लस, और क्या हुआ PXX। ठीक है, ये हमारा बना ये प्रोडक्ट। अब जो X माइनस निकला है यहाँ से, वो X माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा RX प्लस HOPXX। ठीक है, अब मेरे मॉलिक्यूल, अब मेरा जो सोल्यूशन है उसमें और ROH भी तो होंगे। अब क्या हो सकता है कि जो एक और ROH है वो उस पर फिर से अटैक कर दे और X निकल जाए। फिर से हमें फाइनली यही वाला स्टेप होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एक और RX मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा HOPHOX। फिर से एक और ROH होगा मेरी रिएक्शन मिक्सचर में, वो भी सेम प्रोसीजर करके क्या देगा, एक RX देगा और क्या मिलेगा साथ में POH, OH और OH। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये H3PO3 है। ठीक है, तो हमें H3PO3 और RX मिलता है, तो यही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। 3 RX मिल रहे हैं और 3 ROH लिए, क्योंकि 3 ROH ही गए हैं मेरे मैकेनिज्म में। पहला ये, फिर दूसरी बार डाला और फिर तीसरी बार डाला। पहला RX ये बना, दूसरा RX ये बना, तीसरा RX ये बना और फाइनली मुझे H3PO3 ये मिला। ठीक है, दूसरे मैकेनिज्म को देख लेते हैं, जो दूसरी रिएक्शन है PCl5 के साथ। ROH प्लस PCl5, फर्स्ट स्टेप सेम एकदम। ठीक है, यहाँ पे भी अब जो Cl माइनस निकला है वो क्या करेगा, अटैक कर जाएगा और ये निकल जाएगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। RCl प्लस OH PCl Cl 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 ये बना। अब ये जो होता है ये सेल्फ डिसोसिएट कर जाता है, ये खुद ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, ये सेल्फ डिसोसिएट कर जाता है किस में, P डबल बॉन्ड O Cl 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 POCl3 प्लस HX। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको POCl3, मतलब ऐसे लिख देते हैं ये। तो ये मिलता है और ये मिलता है लास्ट में, और RCl तो है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं इसमें, यही मिल रहे हैं। RX मिल रहा है, POX3 यानी कि POCl3 और HX मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कैसे याद रख सकते हो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर सेकंड है, जैसे ROH है, मतलब एक बस ऐसी टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। P है, X है, X है, X X X, ये HX बन रहा है, ये RX बन रहा है और क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है। तो इसके प्रोडक्ट्स ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा क्या है हमारा ROH। अब इसमें 3 ROH है। ठीक है, सिमिलरली X P और, ठीक है X, एक सेकेंड, यहाँ पे बना देती हूँ P X X X। तीनों X किसके साथ जाएंगे, 3 R के साथ जाएंगे। ओहो वेट, तीनों X जाएंगे 3 R के साथ, और ये क्योंकि 3 OH है, ये भी 3 OH है, ये किसके साथ जाएंगे, 3 P के साथ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 RX प्लस H3PO3। 3 OH होते हैं यहाँ पे P के साथ, ये दिख रहे हैं 3 OH P के साथ, और ये क्या मिला रही है, ये एक्चुअली में इसको हम ऐसे लिखते हैं H3PO3 जब लिखना होता है। तो बस इस तरीके से ये वाले, क्योंकि ये जब बाद में जब हम लिखते हैं मतलब आंसर्स में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी से H3PO4 लिख देते हैं और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो देख लेना। थर्ड है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
जिससे हम ROH से Cl लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है? विद SOCl2। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैंने लिया ROH SOCl2, ईथर में लिया और पिरिडीन डाला इसमें। पिरिडीन का ऐसी जगह पे दिखाओ ना, जनरली बेस की तरह ही काम करता है। RCl मिलेगा, साथ में SO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है, और साथ में HCl गैस भी निकलेगी। ये दोनों गैस होते हैं। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि जो SO2 और ये जो HCl है गैसेज होते हैं, निकल जाते हैं, हमें सिर्फ RCl मिल जाता है रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये इस वजह से बहुत प्रेफर्ड वे है ROH से RCl बनाने का। ठीक है, इसका एक दूसरा, अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो होता है SN2। इस रिएक्शन होती है SN2 से। एक सेम रिएक्शन है जो सेम जैसे लगती है, वो होती है SOCl2 के साथ। ईथर भी डालते हैं उसमें, लेकिन उसमें पिरिडीन नहीं डालते, और इसमें RCl बनता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसका जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं SNI। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो इसमें मिल रहा है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्जन हो रखी होगी इसके अंदर, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन होती है। लेकिन जो हमें SNI से मिलता है ये कैसा होता है? इसमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। इसमें जो हमारी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही हमारी किसकी होती है? प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों का मैकेनिज्म देखते हैं, दोनों का डिफरेंस पता लगाने के लिए। चलो, मैकेनिज्म फर्स्ट वाली रिएक्शन का। ROH है हमारे पास, और हमारे पास क्या है? SOCl2। SOCl2 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, S डबल बॉन्ड O और साइड में Cl। ठीक है, ये निकलेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा पहले, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा डायरेक्टली, पहले पाई बॉन्ड टूट रहा है इसका, प्लस SO नेगेटिव आएगा, Cl आएगा, Cl आएगा। ठीक है, इतना बन गया। अब हमारे सिस्टम में क्या है? पिरिडीन है, पिरिडीन है, और ये कैसा होता है? बेसिक होता है, मतलब यहाँ पे बेस का काम करेगा। तो जो पिरिडीन है वो अपने लोन पेयर्स के साथ आएगा, ये वाला H ले लेगा, और ये क्या बनेगा यहाँ पे? ROSO नेगेटिव Cl। फाइनली ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये Cl निकल जाएगा, एक Cl भी निकाल देते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये जो Cl निकला ये फ्री है हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि ये H तो पिरिडीन के साथ चला गया, तो ये Cl जो है ये फ्री है। ठीक है, तो ये Cl जो है वो अटैक करने के लिए फ्री है, तो ये कैसे अटैक कर सकता है? ये इस पर अटैक कर सकता है, और ये फाइनली ऐसे निकलेगा। और अब क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे निकलेगा, RCl मिलेगा, यहाँ पे ये O, और ये Cl निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? RCl प्लस SO2 बचेगा, प्लस क्या बचेगा? HCl, लास्ट में HCl निकलेगा, और हमारा पिरिडीन हमें एज इट इज मिल जाएगा। ये जो H यहाँ पे निकला था ना, अभी जो Cl निकलेगा ये H के साथ फाइनली HCl बना लेगा, तो HCl वाला प्रोडक्ट वहाँ से, और पिरिडीन हमें एज इट इज मिल गया। ये चीज़ ठीक है। बेसिकली HCl भी नहीं, ये पता है कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा? NH प्लस Cl माइनस, ऐसे होगा ये एक्चुअली में। ठीक है, हम इसे लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे है। ये मैकेनिज्म ठीक है? यस मैम। RCl ये क्या है? इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है बस। ठीक है, ये क्या है? पिरिडीन पे जो पिरिडीन की प्रोटोनेशन हो रखी है, पिरिडीन था हमारे नाइट्रोजन के साथ, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए H को, तो H प्लस, और ये Cl नेगेटिव। ठीक है, तो चलो ये चीज़ ठीक है। मतलब काफ़ी बार जैसे रिएक्शन देते हैं नॉर्मली, तो प्रोडक्ट्स पूछने के लिए भी आ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये बनता है या नहीं बनता है इसके अंदर, तो हमें ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए जो अंदर बनते हैं, क्योंकि पिरिडीन H प्लस लेता है तो पिरिडीन पे H प्लस बनेगा। दूसरे का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन में क्या है? हमने पिरिडीन नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन में पिरिडीन नहीं डाला हुआ, H ये एकदम सेम है, Cl ये निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, प्लस HO नेगेटिव Cl। अब कोई बेस तो है नहीं H लेने के लिए, तो पहले अब यही निकल जाएगा Cl, ये H ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक, क्योंकि कोई बेस नहीं है लेने के लिए। OH प्लस, तो ये क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O Cl। अब जो Cl माइनस निकला वो ये वाला H ले लेगा, ROS डबल बॉन्ड O Cl।
ठीक है। तो ये Cl तो इस H के साथ चला गया, अब ये वाला Cl इतना फ्री नहीं है करने के लिए, लेकिन तो अब क्या होगा, मतलब अच्छा खासा फ्री होता तो अटैक कर जाता है। यहाँ पे Cl इतना फ्री नहीं है, H के साथ क्या है, कोलैबोरेशन में बैठा हुआ है। अब क्या होगा, ये वाला जो Cl है ये फिर भी अच्छा खासा अटैक कर सकता है इस पर, क्योंकि ये ऐसी पोजिशन में है कि इस पर अटैक कर पाए। तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड फाइनली ऐसे टूटेगा इसका। हमें क्या बन जाएगा, RCl मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा प्लस SO2। ठीक है, और ये Cl तो ये Cl इस पे आके लग गया, तो हमें प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। अब देखो इसमें क्या था, जो ये अटैक करवा रहा था Cl, इसे भले ही ऐसे दिखा लो क्योंकि Cl तो रिएक्शन मिक्सचर में है। कहाँ से अटैक कर रहा है वो, पीछे से अटैक कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि Cl इंट्रामोलिकुलर अटैक कर रहा है अंदर ये मॉलिक्यूल के, तो ये एकदम इसके सामने से अटैक कर रहा है, क्योंकि ये सामने से अटैक कर रहा है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल भी सामने से निकल, जो लीविंग ग्रुप है वो भी सामने से निकल रहा है और ये अटैक भी सामने से कर रहा है। तो ये जो होता है इसमें क्या होती है, रिटेंशन होती है। ठीक है, तो ये अच्छा वे है हमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट पाने का। तो अगर SN2 है तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, अगर SOCl2 के साथ हमने पेरिडीन भी डाल दिया तो SN2 होगी और उसमें क्या हो रही होगी, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम सेम सब कुछ लें, बस उसमें क्या पेरिडीन ना डालें, पेरिडीन नहीं डालेंगे तो जो अंतर वाला Cl है वही अटैक करके क्या देगा, प्रोडक्ट देगा और इसमें क्या होगा, रिटेंशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। चलो ये चीज़ हमने, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, PH COH Me और H, साथ में क्या है, SOCl2 ईथर SNI। ये रिएक्शन है, SNI करानी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, Me H और Cl। ठीक है, रिटेंशन हो रही है, जहाँ से OH क्या वहीं पे आके लगा, तो ये क्या है, रिटेंशन है। तो इस तरह का हमें SNI की रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। अब हम करते हैं SN2 अल्कोहल्स पे खत्म, अब हम करेंगे SN2 ऑन ईथर्स। SN2 ऑन ईथर्स, अब देख लेते हैं ईथर्स क्या थे, R1OR2। ठीक है, तो अगर इसमें एक भी 3 डिग्री है, 3 डिग्री हो और ये क्या हो, 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं, अगर एक ही 3 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 1 डिग्री, अगर एक भी 3 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, SN क्या बताया था लास्ट टाइम, मैम SN1। एक भी 3 डिग्री है तो 1 होगा। ठीक है, अगर एक भी 3 डिग्री नहीं, R2 भी तो 3 डिग्री हो सकता है। देखो R2 3 डिग्री क्यों, हाँ R2 भी 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 3 डिग्री, और ये क्या, अगर मान लो एक भी 3 डिग्री नहीं है, ठीक है, और SN2। ठीक है, इस केस में क्या है, अगर एक भी 3 डिग्री नहीं है तो फिर ये क्या फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। चलो CH3 है, वैसे तो ईथर्स काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन देखते हैं। CH3 हमने क्या डाला इसमें, HI डाला, HI डाला, तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ CH3I प्लस CH3 होल ट्वाइस CH2OH। ठीक है, I अब किस पे आ रहा है, उस SN1 में I किस पे आ रहा था, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बल्कि ग्रुप हो रहा था, जो स्टेबल हो रही थी, 3 डिग्री हो रहा था, उस पर आ रहा था I। इस पे जो लीस्ट हिंडर्ड है, जो अच्छी SN2 देगा, उस पे आएगा I और बाकी पे आएगा OH। ठीक है, तो क्या बनता है इसके अंदर, H प्लस है, CH3 O CH CH3 CH3 H प्लस। अब इसमें I का माइनस का अटैक करवाएंगे तो I माइनस कहाँ, पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, और ये निकल जाएगा, तो इसको हम प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं। अब देखो कि जब भी हम SN2 करा रहे, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं SN2 के, कहीं भी हमने एसिड वैसिड डालना हम जल्दी से प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब हम नेगेटिव वाली न्यूक्लियोफाइल लेते हैं हमने, लेकिन ईथर के लिए ना हमें एसिड की जरूरत पड़ जाती है, H प्लस आयंस की स्पेसिफिकली हमें क्या होता है, जरूरत पड़ जाती है इसमें SN2 कराने में ईथर पे, क्योंकि ईथर का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है ना कि ये बस एसिड ही ब्रेक कर सकता है, तो हमें H प्लस आयंस यहाँ पे करवा रहे हैं, वरना H प्लस आयन जो मैकेनिज्म हमने देखे थे
वो जनरली हमने कहाँ पे देखे थे, SN1 में देखे थे कि H+ पहले प्रोटोनेशन कर रहा था, फिर कार्बोकेटाइन बन रहा था। यहाँ पे ऑल तो प्रोटोनेशन कर रहा है H+, लेकिन कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। प्रोटोनेशन के बाद भी क्या I- एज अ SN2 अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे देखना शुरू कर रहे हो SN1 SN2, तो धीरे धीरे ही पता चलेंगी। HI डाला इसमें तो कौन सी रिएक्शन होगी, कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 ही होगी। तो एक जगह I बन जाएगा, एक जगह OH बन जाएगा। दिस इज इजी। अगर ये है, ये तो यहीं पे बना दिया है, तो चलो ये रहने दो, ये तो हमने अभी बनाया है। अगर O है और ये है, अब मैंने HI डाला है तो अब क्या बनेगा, लेफ्ट वाले में आई लगेगा और राइट वाले में I लगेगा। ध्यान से देखो, इसमें कोई 3 डिग्री है यस मैम। तो SN1 होगी यहाँ पे, ठीक है, ना कि SN2। सब कुछ सेम है ईथर्स के लिए, देख रहे हो रिएजेंट्स वगैरह सेम है, लेकिन बस हमें किसका ध्यान देना है कि कोई 3 डिग्री उस पे है या नहीं है। 3 डिग्री है, दिख गया तो SN1 कर देना, नहीं तो SN2। SN1 करोगे तो अब I किसके साथ आने वाला है, लेफ्ट वाले के साथ। इसके साथ क्या आ जाएगा, OH। चलो HI, इसमें दोनों सेम है तो किसी पे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। I और ये SN2 से ही होगी, कोई मैकेनिज्म पूछे तो। इसमें क्या होगा, SN1 SN1 होगी क्योंकि इसमें 2 नहीं होगी, 1 है क्योंकि 3 डिग्री है इसमें। किसी ने Yes, ma'am. SN1. तो इस पे I आएगा। अब इसमें HI डाला, SN2 होगी इसमें क्योंकि कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे OH आएगा। किसी को किसी भी एग्जांपल में डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। PHO CH3, यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट, PHOH CH3I. और CH3I। CH3I, CH3OH नहीं, क्योंकि ये PH का बॉन्ड नहीं टूट सकता क्योंकि वो CsP2 है, मैम sp2 PHOH बोला है। हाँ PHOH, तो ये SN2 ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताओ, Ma'am, राइट left वाले में वाले- आई, लेफ्ट वाले में OH। लेफ्ट वाले पे I और उस पे OI। OH, चलो इस पे राइट वाले में OH, लेफ्ट वाले में आई। हाँ, कौन सा मैकेनिज्म होगा इस पे, नहीं, राइट वाले में आई, लेफ्ट वाले में OH, SN1। SN1 होगा, लेकिन SN1 में I किस पे आता था, राइट वाले में। राइट वाले पे आएगा। right पे आएगा. हाँ, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उस पे आएगा। SN1 क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, इस वजह से। इसमें क्या होगा प्रोडक्ट, लेफ्ट वाले में आई, राइट वाले में OH। मैम राइट वाले में I. हाँ राइट वाले में आए। पीएच के साथ जब पीएच और ओ लगाओ ना, उसका बॉन्ड तोड़ मत देना गलती से, ना SN1 में ना SN2 में। ईथर में है PH और O, ठीक है, कोई भी CsP2 और O, उसका बॉन्ड मत तोड़ देना गलती से, आग बंद करके OH बना देना उसे, ठीक है। बाकी के साथ दूसरे के साथ हेलोजन जाएगा। PHO PH, इसमें बताओ, SN1 होगी यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटाइन अच्छा बनेगा।
यहाँ पे बताओ। मैम नो रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि किसी का बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। SN1 होगी यहाँ पे, आई आएगा इसके साथ क्योंकि टर्शरी है, और दूसरे वाले के साथ क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, इतना हमारा ये पार्ट खत्म। अब SN2 करेंगे हम, बेसिकली रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स करेंगे। इपॉक्साइड क्या होता है, किसी को पता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन लग जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर विद ऑक्सीजन। हाँ, बेसिकली 3 मेंबर्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो ये है एक इपॉक्साइड रिंग, हम इसे कह सकते हैं। तो अब चलते हैं, तो इसके भी 2 मैकेनिज्म है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में कैसी रिएक्शन करेगी, SN2, इन एसिडिक मीडियम SN1। तो एसिडिक मीडियम में जनरली SN1 ही हो रही होती है हर जगह। ठीक है, लेकिन ईथर्स के में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईथर्स का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसे तोड़ने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है, वरना और कोई चीज़ उसे नहीं तोड़ पाती, बेस नहीं तोड़ पाएगा ईथर के बॉन्ड को। तो चलो ये, हाँ, अब चलो पहला हम पढ़ते हैं इन बेसिक मीडियम। ये एक इपॉक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ये बेस डाला इसमें MEO नेगेटिव Na+। अब ये रिंग तो है, लेकिन ये इसे ईथर मत बोल देना क्या, COC। ये है इपॉक्साइड ही 3 मेंबर्ड है। ठीक है, ईथर में कोई एंगल स्ट्रेन वगैरह नहीं होता, इपॉक्साइड में है। तो ये इपॉक्साइड आर अलग, ईथर्स आर डिफरेंट। तो ये नेगेटिव है। अब ये क्या करवाने वाला है, SN2 करवाने वाला है, तो अब ये अटैक करेगा। अब एक इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, किस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो एक कम हिंडर्ड है, एक ज़्यादा हिंडर्ड वाला है, किस वाले पे अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड या मोर हिंडर्ड, बोलो। लेस हिंडर। लेस हिंडर्ड पे, क्योंकि Less SN2 hindered. है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे OMe आ गया, इस पे क्या आ गया, O नेगेटिव। फिर हम इसमें H3O+ डाल देंगे, बाद में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। पहले डालेंगे तो हमारा MEO नेगेटिव MEOH बन जाएगा, इसलिए सेकंड स्टेप में डालते हैं हम OMe, और ये क्या बन जाएगा, OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसके कुछ मैम की बेसिक मीडियम में तो OH नेगेटिव आएगा ना। बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव हो। देखो OH बेस होगा, हो सकता है OH नेगेटिव हो, काफी कंसंट्रेटेड हो। देखो कैसा होगा, इसके अंदर ना सॉल्वेंट हमारे ये भी होगा, ये होगा, और इसमें कुछ ना कुछ हमने बेस डाला होगा, जिसने इसका क्या ले लिया होगा, H ले लिया होगा, तो ये बन गया उससे। यस मैम। ठीक है, लेकिन जब कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो वो जो बेस हमने OH- इसका H लेने के लिए यूज किया है, वो नहीं अटैक करेगा। अटैक हमेशा यही वाला जो हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये बनाया है, क्योंकि हम तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहे हैं, हम कोई बेस का अटैक थोड़ी करवा रहे हैं। अटैक तो न्यूक्लियोफाइल करेगा ना कार्बन पे। तो अगर मैं OH- को कंपेयर करूं और MEO- को करूं, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा होगा, MEO- होगा। तो इस वजह से अगर हमारे रिएक्शन में OH- भी है, जो कि होगा, जिसने क्या लिया होगा, जिसने एसिड बेस रिएक्शन करी होगी, इस MEO से H ले लिया होगा, उसका काम खत्म, इसने H लिया से इसको MEO नेगेटिव बना दिया। अब MEO नेगेटिव क्या हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब वो कराएगा SN2। ये चीज समझ आ रही है, यस मैम। बेसिक मीडियम का क्या काम है। ठीक है, तो ये चीज है। तो काफी बार जब ऐसी चीजें लिखी होती है ना, तो उसमें MEOH भी लिखा होगा, क्योंकि ये MEO नेगेटिव आया कहाँ से, यहीं से आया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स से पहला लिख लो, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, अटैक्स एट लेस क्राउडेड, अटैक्स एट लेस क्राउडेड कार्बन फ्रॉम बैक साइड।
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट लेस क्राउडेड कार्बन फ्रॉम बैक साइड। इसमें क्या होता है, सेकंड की पॉइंट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी क्योंकि SN2 है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे देख सकते हो, देख रहे हो पहला बॉन्ड इधर को बना है इस कार्बन के, दूसरा बॉन्ड जो आया है वो बेसिकली हमने दिखा दिया OMe यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली वो पीछे होगा OMe। लेट मी करेक्ट दिस। मैंने एक्चुअली बनाया ही ये एक्स्ट्रा कार्बन बनाया हुआ है, कोई बोल नहीं रहा कुछ। OMe यहाँ पे आएगा, OMe ऐसा आएगा, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा मिथाइल लगाया हुआ था जो है ही नहीं यहाँ पे। चलो ये हो गया, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या डाला, MES नेगेटिव K प्लस। दूसरा क्या डाला, सेकंड स्टेप में डालेंगे H3O प्लस। तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है हमें क्या बनेगा, कहाँ अटैक करेगा ये, लेस क्राउडेड साइड पे। तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पे तो बन जाएगा OH फाइनली, सेकंड स्टेप के बाद का फाइनल प्रोडक्ट बता रही हूँ मैं, और यहाँ पे बन जाएगा SMe। अब देखो ये है, और वेट, ये मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड के अबव द प्लेन है इपॉक्साइड, और जो हाइड्रोजन्स होंगे ना वो पीछे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन्स भी होंगे इस कार्बन पे, तो वो पीछे होंगे। अब इसमें मैंने क्या डाला है, EtO नेगेटिव Na प्लस डाल दिया, ठीक है। अभी अटैक करेगा, अब SN2 है तो पीछे की साइड से अटैक करेगा, नीचे से। तो मान लो कहीं भी अटैक करा लो, मान लो इस वाले ऑक्सीजन इस वाले साइड पर अटैक किया है, तो क्योंकि ये इपॉक्साइड अबव द प्लेन है तो E2 माइनस बिलो द प्लेन आ रहा होगा, तो उसको हम OET को क्या बोल देंगे, ऊपर नीचे लगा देंगे, H ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो O नेगेटिव है ये OH क्या बना लेगा ऊपर, और पीछे क्या है, ये I नहीं है H, हाई H है, ठीक है, वो मैंने उस तरीके से लिख दिया है, H है ये। और यहाँ पे E2OH भी लिख लो साथ में, E2OH मत लिखो, सेकंड में बस लिख लो क्या H3O प्लस है, H3O प्लस। तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट में किसी को डाउट? नो मैम। इन्वर्जन दिखाने के लिए बेसिकली ऐसे दिखाया है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है इपॉक्साइड, ठीक है। H3O प्लस, इसमें क्या बनेगा, अभी एमयू नेगेटिव कहाँ, लेस 100 पे करेगा अटैक, तो करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। अब क्योंकि हमारा इपॉक्साइड बिलो द प्लेन है तो MU नेगेटिव आएगा अबव द प्लेन, तो MU नेगेटिव को अबव द प्लेन लिख देंगे, और बिलो द प्लेन क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये Me, और यहाँ का जो OH है वो बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री बाई चांस इसकी आई तो हम ऐसे बता सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि जो पहले बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन चला गया, मतलब बेसिकली जो MU नेगेटिव वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो इधर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस भी होती है। चलो अब इन एसिडिक मीडियम देख लेते हैं हम। एसिडिक मीडियम हमारा क्या होगा, सेकंड इज इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है SN1 टाइप, देखा था हमने। SN1 टाइप होती है, लेकिन टाइप होती है SN1 नहीं होती, SN1 टाइप रिएक्शन है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं अभी। H प्लस H2O डाला हमने, अब क्या करेगा, क्योंकि H प्लस है, SN1 में क्या होता है, ये जो H होता है पहले प्रोटोनेशन करता है O पे, कर दिया इसने इस पे प्रोटोनेशन, ठीक है। अब क्या है, अब जो भी हम न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, अब क्योंकि SN1 टाइप है तो हम क्या डालते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल डालते हैं। हमने डाल दिया H2O लिया हुआ है हमने H प्लस के साथ, वही अटैक कर पाएगा। अब क्योंकि SN1 में क्या होता है, जो अटैक हो रहा होता है, जो न्यूक्लियोफाइल जाता है वो किसके पास, मोर जो क्राउडेड होता है उसके पास जाके लगता है, जो बेसिकली उसे स्टेबलाइज कर पाए। तो ये मोर क्राउडेड यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनने का टाइम नहीं दे रहा है इसको, ये अटैक बस उस
पोजीशन पे जाके कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये एम इधर आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा फाइनली। चलो इसको मैं O18 बोल देती हूँ, जिससे तुम्हें क्या डिफरेंस पता चल रहा है दोनों ओ एच में, क्योंकि दोनों ओ एच ही हैं। और ये बन जाएगा ओ एच ऐसा। दिस इज O18, दिस इज OH, O18 और दिस इज OH, ठीक है। तो ये वाला OH जो यहाँ से आया है और ये वाला OH जो ये वाला था, तो ये ऐसे चला गया। तो ये वाली रिएक्शन हमारी कुछ ऐसे होने वाली है। इसके की पॉइंट्स देख लो। नो फ्री, मतलब कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इसमें। नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो उसमें हमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं करनी हमें, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। एपॉक्साइड्स का केस स्पेशल है, याद रखना। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट मोर क्राउडेड कार्बन, फ्रॉम बैक, और अटैक बैक साइड ही होगा, फ्रॉम बैक, ठीक है। तो इन्वर्जन तो इसमें भी होगी, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। चलो इसका देख लेते हैं एक। अगर ये है हमारे पास, हमने इसमें डाला H+, H2O, तो जो हमारा इस पे मान लो 18 है, तो ये कहाँ पे लगेगा, ये वाला O आके, ये वाला O आके लगा होगा कुछ यहाँ पे OH18, और यहाँ पे आएगा ये वाला OH। तो ये प्रोडक्ट कुछ हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं विलियमसन एक नेम रिएक्शन करते हैं, ईथर सिंथेसिस। ईथर अगर हमें बनाने हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हम क्या लेते हैं, RO नेगेटिव, Na+, एक एल्कोक्साइड आयन लेंगे, बेसिकली एल्कोक्साइड होता है, RO नेगेटिव इज एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, प्लस लेंगे RX, और ये होगी SN2। अब ये SN2 है तो हमारे पास RX में क्या है, मतलब ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए RX जो है, ठीक है। तो या तो ये 1 डिग्री हो, या ये एट मैक्स 2 डिग्री हो। 3 डिग्री गलती से हो ना जाए, 3 डिग्री हो गया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये RO नेगेटिव क्या होगा, रिएक्ट करेगा इसे पीछे से, ऐसा होगा, तो क्या आएगा हमारे पास फाइनली ROR आएगा। इसे R' लिख देती हूँ, तो ये R' हो गया, और साथ में X- निकल जाएगा। X- बोल दो या NaX बोल लो, NaX निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला Na और इसका X, ठीक है। तो R' क्या होना चाहिए, जो जो नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो नहीं होना चाहिए RX क्या, या तो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री RX नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, इस पे भी नहीं होती ना SN1 ना SN2, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए ब्रिज हेड कार्बन, इस पे भी नहीं होती, या फिर C++ CH2 CH, बेसिकली C++ नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि विनाइल ही हो, विनाइल तो जैसे कॉमन नेम हो जाता है। C++ ऐसे वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इन R' ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब हुआ तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शंस देखते हैं इनकी। कुछ MU नेगेटिव अगर हो मेरे पास और मैंने इसमें लिखा है MEI डाल दिया। हाँ खुशी पूछो। मैम एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव है या NaO नेगेटिव? NaO देखो क्या होता है, अगर ये एल्कोक्साइड आयन है, O नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऐसे अकेला तो रहता नहीं है, उसके साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी तो रहता है ना स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये RO नेगेटिव और Na+ इसके साथ ऐसा लगा रहता है, ठीक है। ये तो MU नेगेटिव में ऐसे भी शो कर सकती हूँ और इसके आगे Na+ लगा के भी शो कर सकती हूँ। ये बस स्टेबलाइजेशन वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। और कुछ पूछना चाह रहे थे या यही पूछ रहे थे? नो मैम, दैट्स ऑल। ठीक है चलो। नेक्स्ट देखते हैं MEO नेगेटिव और ET आई डाला है,
तो सेम रिएक्शन होगी, MeO बन जाएगा यहाँ से। अगर सेम रिएक्शन में कैसे कराना चाहूँ, EtO नेगेटिव प्लस Me के साथ कराना चाहूँ, तो प्रोडक्ट तो मुझे क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, EtO Me। पर इन दोनों में अगर मैं रेट की बात करूँ, मान लो इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, रेट किसका ज़्यादा होगा? R2। हाँ, R2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन है और कम हिंड्रेंस किस पे मिलेगी, Me के साथ। हमने ऑर्डर लिखा था, MEX का सबसे ज़्यादा ऑर्डर लिखा था, फिर उसके बाद प्राइमरी पे चला गया था, तो ये प्राइमरी RX है और ये नॉर्मल MEX है, मिथाइल X, ये प्राइमरी में काउंट नहीं करेंगे इसे, ठीक है। तो इसका रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका, इन दोनों की इसमें। चलो, O नेगेटिव Cl, तो ऐसे काफ़ी बार क्या बेस्ट रूट्स भी पूछ लेते हैं बनाने के लिए, इसके सेम चीज़ के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। इससे ये बनेगा PHO नेगेटिव CH3Cl, तो PHOCH3, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, CH3O नेगेटिव PHCl, ऐसे बना सकती हूँ मैं इस रिएक्शन को? नो मैम। नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इसका और Cl का बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इस बॉन्ड में, PDCH है इस बॉन्ड में, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, O नेगेटिव प्लस CH3Cl, तो ये रिएक्शन करा सकते हो। इसकी भी उल्टी रिएक्शन मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन है, पर ऐसे करा सकते हो। PHCH2Cl, इससे तो सेम ही बनेगा, PHCH2OCH2PH, ऐसा बनेगा, और मैं किसी को भी एक्सचेंज किसी से भी कर सकती हूँ। चलो अब एक चीज़ पूछती हूँ, ये है O नेगेटिव प्लस MECl है, प्लस है MEO नेगेटिव और साथ में क्या है, Cl है। A एंड B किस रूट से बनना चाहिए, A से बनना चाहिए, B से बनना चाहिए? B। A से बनेगा, ठीक है। ये तो चलो इजी है। चलो बाकी क्वेश्चन भी इसके हो गए हैं। अब मैं रेट ऑफ SN2 की बात करूं, रेट ऑफ SN2 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, इपॉक्साइड से अगर मैं कंपेयर मैम करूं, हाँ बोलो। बट A में तो न्यूक्लियोफाइल टर्शरी है। तो न्यूक्लियोफाइल तो हो सकता है टर्शियरी, न्यूक्लियोफाइल में क्या दिक्कत है? ये नहीं होना ओ, चाहिए क्योंकि ये इस पर ओके अटैक करेगा ना, ठीक ओके है। मैम। तो रेट ऑफ, हाँ तो मैं रेट ऑफ SN2 की बात कर रही थी, तो ये क्या है, इपॉक्साइड का जो रेट होगा ना SN2 का, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि जब हम SN2 हम नॉर्मली अल्काइल लाइट्स को कंपेयर करते हैं तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। इसमें तो 3 डिग्री में तो होती ही नहीं है, तो 3 इससे भी ज़्यादा किसका होता है, इपॉक्साइड का रेट SN2 में, ठीक है। इपॉक्साइड ज़्यादा फास्ट देता है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। कल वाले जो डाउट्स बच रहे थे नूपुर के, और आप सब लोग भी देखो, जैसे एक जो चीज़ हमने देखी थी, एक कैटायन में ये डाउट था CH प्लस CH कुछ ऐसा, और एक शायद रिएक्शन कुछ ऐसी थी, NH2 CH2 प्लस। तो इसमें कार्बोकेटाइन यही वाला स्टेबल है, मीजोमेरिक को हम प्रेफरेंस ही देंगे, ऑल्दो यहाँ पे रेजोनेंस है दो, लेकिन प्रेफरेंस हम मीजोमेरिक को ही देंगे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब जैसे क्वेश्चन है वही कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, बताने के कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें से। तो 4 ऑप्शन है, मैं देती हूँ, आप लोग मुझे बताना कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। CH डबल बॉन्ड CH O CH3, B is CH3 CH2 CH2 plus sorry CH plus O CH3, C is CH2 plus
CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 DS CH3 CH पॉजिटिव CH2 OCH3। इनमें से मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मैम सी वाला। सी वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? मैम वो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में, और मैम वहाँ पे ऑक्सीजन वाला OCH3 में माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। देखो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में तो सारे हैं, मतलब बस डी वाले को छोड़ के सब कॉन्जुगेशन में है। मैं सबको कॉन्जुगेशन में देख पा रही हूँ। मैम लेकिन जो OCH3 है मैम वो अपना माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा। अगर OCH3 दे रहा है ना रेजोनेंस के थ्रू, तो उसका माइनस इफेक्ट को नहीं देखने वाले, हम रेजोनेंस देखने वाले हैं, क्योंकि OCH3 कैसे देता है? प्लस एम के थ्रू, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मैम बी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। बी प्लस एम कितनों में दिख रही है? देखो हम ऑड आउट निकालते हैं, इसमें तो क्या है, रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन तीनों में क्या है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्लस आ रहा है, इसमें क्या है, ये लोन पेयर्स हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू दे रहे हैं, प्लस एम है, और इसमें क्या है, लोन पेयर्स हैं, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसमें भी एक तरीके से देखो प्लस एम है। अब बताओ किस में ज़्यादा स्टेबल है? तो प्लस एम है, बी तो इस आर वाले को भी मैं हटा देती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बी मैम ए। हाँ ए ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी नहीं होगा ज़्यादा स्टेबल। देखो ये तो हमने, इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, ये हमने हटा दिया। इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस है, तो ये मीजोमेरिक के कंपैरिजन में तो कम ही स्टेबल होने वाला है। मीजोमेरिक की बात करते हैं, इसमें मीजोमेरिक का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें भी मीजोमेरिक है, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे होंगे, तो ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है नुपुर, ठीक है ये आंसर? यस मैम। ठीक है, और वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आई होप शायद ठीक ही होगा, जो कल बताया था। यस मैम, उसका तो ठीक। अगर कुछ नहीं है तो पूछ लेना, मतलब मुझे बता देना अगर कुछ यहाँ पे कुछ गलत लगता है तो। ये पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और इस पे क्या है, ओ पॉजिटिव, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। इसमें से मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? मैम फोर्थ। फोर्थ में देखो वही बात आ गई, इसमें क्या है, प्लस आर, इसमें कुछ नहीं है इफेक्ट, इसको हटा देते हैं। इसमें मैम क्या है, फर्स्ट होगा फिर उसमें। हाँ इसमें प्लस एम है, और इसमें प्लस एम है, प्लस कॉन्जुगेशन है, तो आर को हमें नहीं काउंट करना है। यहाँ पे देखो 2 रिंग थी, फिर भी हमारा क्या है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल था कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रिंग है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 1 होगा। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरा 1 होगा, फिर मैं कहूँगी सेकेंड होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली प्लस एम लग रहा है, फिर आएगा हमारा फोर्थ, और सबसे लास्ट में होगा हमारा थर्ड। अगर ऑर्डर देखना चाहूँगी तो कुछ ऐसा ऑर्डर होगा। नुपुर कुछ दिखाना चाह रहे हो क्या? मैम एक क्वेश्चन है जो उसके में क्लियरली नहीं आया है। क्या नहीं आया है? मैम एक लास्ट क्वेश्चन है ना, वो क्लियर नहीं है शायद पिक में। हाँ इसमें क्लियर नहीं है, एक मैं सेकेंड शो कर रही हूँ। चलो मैं देखती हूँ, मुझे बताना। ये बना हुआ है, इस पे क्या है, CH2 प्लस है, इस पे CH2 प्लस, सब पे CH2 प्लस बना है। मुझे तुम नीचे बता देना क्या नीचे क्या लगा हुआ है। CH2 प्लस एंड CH2 प्लस। मैं देख नहीं पा रही हूँ उसे। मैम क्वेश्चन नंबर 522 है। एक सेकेंड, 5 नंबर 22, वेट। नुपुर मुझे ना यहाँ से वो बता दो, तुम सब्स्टिट्यूएंट्स बता दो, क्या पहले पे क्या लगा है, मैं ऐसे देख नहीं पा रही। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है? मैम साइक्लोहेक्सेन। क्या है, सॉरी? मैम साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस पे क्या है? मैम साइक्लोपेंटेन।
और इस पे मैम इस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है। 2 मिथाइल ग्रुप्स। यस ऐसे है, मैम। और ऐसे इस यस मैम। ठीक है। और हाँ, मैम लास्ट वाले में 3 मेंबर साइक्लोरिंग है, 3 मेंबर्ड साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। ये यस मैम। ये इनमें कुछ डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है ना? नो मैम। चलो, तो बस यही है। हाँ, तो अब बता, इसमें हमें बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल। मैम लास्ट वाले में CH2 पे पॉजिटिव चार्ज भी है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज तो वो तो होगा। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? हम फोर्थ होगी। मैम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है, देख लो, पर हाइपर कॉन्जुगेशन से कुछ आंसर मिल पा रहा है? नहीं हम मैम। फोर्थ होगी। हाँ, फोर्थ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। नुपुर, आंसर क्या है? मैम 4th ही है, बट इसमें 4th कैसे होगा? इसमें डांसिंग रेजोनेंस तो हो ही नहीं रही। होगी, अभी दिखाएंगे कैसे होगी। देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन रीजन होता तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 1। और इसमें भी कितने हैं? 1। तो वो तो रीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा? ये CH2 प्लस है, ये प्लस ऐसे है। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो ऐसा हो सकता है ना, कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH2 CH2। अब पॉसिबल है? यस मैम। दिख पा रहे हैं नुपुर इसमें? तो हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो कितना एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया तो हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल भी इतना स्टेबल हो गया। तो इस वजह से जो ऑप्शन है वो यही है, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है, यस मैम, बट मैम इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखने और कहाँ पे नहीं देखने। देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से तुम्हें आंसर मिल जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हें क्या है पे साइकिल, अगर मान लो उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा भी होती ना, तो भी हम इनमें किसी को नहीं बोलते क्या कोई अच्छा कार्बोकेटायन है। हम यहीं पे इसी को ही बोलेंगे, क्योंकि वाला ये वाला कार्बोकेटायन होता है, CPM जो कार्बोकेटायन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो इवन तो अगर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन लगा देती, 3 लगा देती, उनसे भी क्या होता है, कम ही स्टेबल होता। क्योंकि मैं तुम्हें ये पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हें ये देख के समझना चाहिए था कि ये दिख रहा है तो यानी कि ये वाला कार्बोकेटायन कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आ रहा होगा। बना के देखने की जरूरत नहीं है, ये पता है ना कि ऑर्थो पैरा पे आते हैं जब भी इस तरीके का चार्ज ऐसे होता है। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी वाली पोजीशन, एक पैरा पोजीशन ये है। बना के देखने की जरूरत क्या है, हमें पता है ऑर्थो पैरा पे चार्ज आता है, तो मैंने भी तुम्हें बना के दिखाया, मुझे पता है कि रेजोनेंस होगी तो उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव हो इस 3 मेंबर रिंग के पास, तो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है इस वजह से। ठीक है, ओके मैम। ऐसे देखना है ये। और कोई क्वेश्चन? इसमें तो शायद नहीं हो गया मैम, सारा। बस इतना ही है। ठीक है, तो हमारे हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इंट्रामोलिकुलर SN2। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो यू कैन लीव।